नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कैवल्य एकेडमी पर, जहां पर हम 20 सितंबर को होने वाली ARO परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं। चलिए, हमने ऑलरेडी एक सेट जो है डिस्कस कर लिया है। आज हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाहित करने का प्रथम प्रयास किस एक्ट के द्वारा किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1861 और डी दिया हुआ है चार्टर अधिनियम 1833। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए ये जो एक्ट आया हमारा, इसमें जो है क्या किया गया, इसमें जो वायसराय थे उनकी जो परिषद थी उसको बढ़ाया गया। पहले 4 सदस्य होते थे, लेकिन अब इसमें 1 सदस्य और ऐड कर दिया गया, तो क्या हो गया, 5 सदस्य हो गए टोटल। ठीक है। और उस समय जो वायसराय था, इस समय 1861 की बात कर रहे हैं हम, तो जो वायसराय था हमारा कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने जो है इसके साथ ही जो है एक सदस्य के विस्तार के साथ ही क्या किया, 3 भारतीयों का भी चयन किया, यानी उन्हें मनोनीत किया। ठीक है। कौन कौन से? बनारस के राजा थे, एक थे पटियाला के महाराज, और तीसरे कौन से हुए? सर दिनकर राव। ठीक है, दिनकर राव। ये 3 जो हमारे भारतीय थे, ये 3 जो हमारे भारतीय थे, इन्हें जो है परिषद में केवल सलाह देने का अधिकार था। ठीक है। ये किसी विषय पर चर्चा नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपनी सलाह दे सकते थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, महान्यायवादी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ कथन 2, महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है और वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट कर सकता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन दिया हुआ है कथन 1 सही है, ऑप्शन बी दिया हुआ है कथन बी, ऑप्शन बी दिया हुआ है कथन बी सही है, ऑप्शन सी दिया है दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी दिया है दोनों कथन गलत है। तो चलिए देख लेते हैं कथन के बारे में। कथन पहला जो दिया हुआ है अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, ये जो है सही दिया है, जो कि क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया हुआ है कथन 2, तो हमारा कथन 1 तो सही हो गया। कथन 2 क्या दिया हुआ है, संसद के सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदार करने का अधिकार है। ठीक है। ये अधिकार तो महान्यायवादी को है, लेकिन इसके साथ ही वो वोट नहीं कर सकता है। यहाँ पे दिया है वोट कर सकता है, जबकि वोट नहीं कर सकता है। तो क्या हो गया, दूसरा हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। राज्यपाल से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। कौन सा उससे संबंधित नहीं है? ए दिया है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है। बी दिया हुआ है, वह राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। सी दिया हुआ है, राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अध्यादेशों की स्वीकृति राष्ट्रपति से प्राप्त करता है। ठीक है। और डी दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ये हमारा सही है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जिस राज्य का राज्यपाल होता है उसे जो है उसी राज्य के उच्च न्यायालय न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। बी दिया हुआ है, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, ये भी हमारा सही है। तो गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया सी वाला, राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा होने की आवश्यकता नहीं है, वह अध्यादेश की स्वीकृति राष्ट्रपति से प्राप्त करता है। ठीक है। ये जो है गलत दिया हुआ है। देखिए, राज्यपाल होता है उसे अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है। यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं।
ठीक है। चलिए ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 और ऑप्शन सी दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 और डी दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इन सब के बारे में पूछ रहा है, सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए। ठीक है, जब इन सब के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर सिर्फ मुस्लिमों की बात करता है तो फिर क्या हो जाता वहाँ पे, यहाँ पे हो जाता भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, क्योंकि 1909 में जो है मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया था। इसका मतलब क्या होता है, पृथक निर्वाचन के लिए क्या हो जाता है, इसमें जो है होता है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको जो है सारे मुस्लिम वाले ही अधिक वोट देंगे, ये चीज़ थी पृथक निर्वाचन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, सिखों और यूरोपियों की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे? ठीक है, ए दिया हुआ है 13 अनुच्छेद, बी दिया हुआ है 14 अनुच्छेद, सी दिया हुआ है 15 अनुच्छेद और डी दिया हुआ है 16 अनुच्छेद। ठीक है, तो जब संविधान सभा ने 26 नवंबर को संविधान को जो है स्वीकार किया था तो कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे, यानी कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? वो थे अनुच्छेद 16। ठीक है, 16 अनुच्छेद में कौन कौन से हो गए, जैसे 5, 6, 7, 8, 392, 393, ये सब टोटल मिला के 16 अनुच्छेद थे। ठीक है, और जो है 26 नवंबर को ही हमने 26 तारीख की डेट क्यों रखी, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूरी तरीके से बन गया, पहली बार हमारा संविधान जो है प्रभावी किस दिन हुआ था, 26 नवंबर को हो गया था, इसलिए जो है हमने 26 जनवरी की डेट रखी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दिया हुआ है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और थर्ड दिया हुआ है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली जर्मनी के संविधान से ली गई है। उपयुक्त कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें। ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 एवं 3 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कथनों पर विचार करना था, ये 3 कथन दिए हुए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीनों जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों कथन गलत दिए हुए हैं तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कोई नहीं क्यों है। देखिए, जो हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से नहीं ली गई है, बल्कि किससे ली गई है, ब्रिटेन को मैं ऐसे काट दे रही हूँ, जापान से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किससे लिया गया है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है न्यायिक पुनर्विलोकन, दिया है कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नहीं, ये जर्मनी से नहीं लिया गया है बल्कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो पता चलता है कि हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है लोकसभा में दल बदल के आधार पर निरर्हता के विवाद का निर्णय किया जाता है। दोनों के दल बदल जो है वो हमारे शेड्यूल 10 में दिया हुआ है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है वो।
दिया है कि ए ऑप्शन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सी दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी दिया है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दल विवाद का जो है निर्णय करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, विवाद संबंधित जो निर्णय लिया जाएगा दल बदल का, वो राज्यसभा का जो सभापति होगा उसके द्वारा लिया जाएगा और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, दोनों में जो अध्यक्ष है वही लेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के प्रभाव स्वरूप कौन से मूल अधिकार का निलंबन होता है। ठीक है, तो दिया है ए अनुच्छेद 19, बी दिया है अनुच्छेद 20 और 21, सी दिया है अनुच्छेद 19, 20, 21 और डी दिया है सभी मूल अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब अनुच्छेद 358 लागू होता है तो कौन सा जो है मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 का। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और जब अनुच्छेद 358 की जगह पर 359 दिया रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तब हमारा ये डी वाला हो जाएगा कि सभी मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ये भी आपातकाल से ही संबंधित है। ठीक है, आपात से ही ये भी संबंधित है। चलिए, और ये जो लास्ट वाला है वो जो है यानी ये सभी मूल अधिकार वाला, ये राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। आगे कुछ समितियां दी हुई हैं, चलिए देख लेते हैं। ए दिया है के संथानम समिति। ठीक है, बी दिया हुआ है जी रामचंद्रन समिति, सी दिया हुआ है दया चौबे समिति और डी दिया है थुंगन समिति। तो चलिए देख लेते हैं। कूट दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल 4, बी दिया हुआ है केवल 1, सी दिया है उपयुक्त सभी और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चारों समितियां जो है वो किससे संबंधित हैं? पंचायती राज से। ठीक है, चारों ही समितियां संबंधित हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कब कब लागू हुई थी। के संथानम समिति, ये जो पहली वाली है वो 1965 में बनी थी। ठीक है, के संथानम समिति। और जी रामचंद्रन समिति कब बनी थी? ये बनी थी 1966 में। ठीक है, फिर श्रीमती दया चौबे का इधर मैं लिख देती हूँ 1976 में। और थुंगन समिति फिर आती है हमारी लास्ट वाली, ये बनी थी 1988 में। ठीक है, तो आप सीरीज़ भी याद रखिएगा और सारे जो है पंचायती राज से संबंधित हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, सी वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सेवा निवृत्त होने के पश्चात, यानी सेवा जब समाप्त हो जाती है, सेवा निवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात कर रहा है। ठीक है, जज की। ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी केवल उच्च न्यायालय में, सी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों में और डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो देखिए, जब सेवा निवृत्त हो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो वो किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 600, ऑप्शन बी दिया है 500, ऑप्शन सी दिया है 440, ऑप्शन डी दिया है 480। तो क्या हो जाएगा? हमारा जो अनुच्छेद 170 है उसका जो पार्ट 1 है, यानी जो खंड उसका है एक, वो क्या कहता है? वो कहता है कि विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होगी चुने हुए वो कितनी होनी चाहिए? अधिकतम जो है 500 होनी चाहिए। और जब न्यूनतम बोले, न्यूनतम तो 60। ठीक है, 60 से कम नहीं होना चाहिए, हर हाल में 60 होना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मली स्टेट के बारे में बात हो गई, यानी राज्य के बारे में। अब इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी संख्या तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उनके विधानसभा के सदस्यों के लिए जो है ये रूल मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? उसमें है सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पौंडीचेरी। ठीक है, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिनके विधानसभा के सदस्यों के मतलब ये अपवाद स्वरूप में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? ए वित्त आयोग, बी चुनाव आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग, डी नीति आयोग। संवैधानिक संस्था नहीं है का क्या मतलब हो जाएगा? उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, वो संविधान की कोई बॉडी नहीं है। तो क्या है, हम जानते हैं कि नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक है, न कि संवैधानिक संस्था है, ठीक है। नीति आयोग किसकी जगह पे आया है? ये आया है योजना आयोग की जगह पे, जो पहले हमारे योजना आयोग चलते थे। पंचवर्षीय योजनाएं जो चलती थी उसी के। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था या कब घोषित किया गया था, ठीक है। ए दिया हुआ है 1947 में, बी दिया हुआ है 1965 में, सी दिया है 1962 में, डी दिया है 1971 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया जाता है? ये अनुच्छेद जो है 352 के आधार पर लागू किया जाता है, ठीक है। अब पहली बार कब लागू किया गया था? वो किया गया था 1962 में, यानी हमारा सी जो है सही हो जाएगा। 62 में कब? 62 में जो है भारत से चीन का युद्ध हो रहा था, ठीक है, चीन के साथ युद्ध हो रहा था, तब जो है पहली बार इसे लागू किया गया था, यानी घोषित किया गया था। इसके अलावा जो है 1971 में भी लागू किया गया था इसे, आपातकाल को, जब भारत और पाक युद्ध हो रहा था। और एक और है जो कि 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट किया हुआ है इनमें से कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए किया गया था, ठीक है। हम जानते हैं कि बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे संविधान में लाए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है भाषा से, ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए दिया है 21वां संविधान संशोधन, बी दिया है 71वां संविधान संशोधन, सी दिया है 92वां संविधान संशोधन और डी दिया है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो क्या है, ये सभी जो है 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए की गई थी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, जब 21वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 1967 में, ठीक है। इसके द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि हमारे शेड्यूल में कौन कौन सी भाषाएं हैं। और 71वां संविधान संशोधन जो है 1992 में किया गया था। इससे जो है यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम हो रही है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और इसके साथ ही 92वां जो संविधान संशोधन है ये कब आया? ये आया 2003 में, ठीक है, जिसके द्वारा मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। तो अभी तक में कितनी हैं हमारी भाषाएं, कितनी हैं? अगर हमसे पूछ लेता है कि आपसे मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है कि 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है उसमें वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल कितनी है? टोटल है 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहकारी सोसाइटी का वर्णन संविधान के किस संशोधन में है, ठीक है। ए दिया हुआ है 95, बी दिया हुआ है 96, सी दिया है 97 और डी दिया है 98, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहकारी सोसाइटी का वर्णन किस में किया गया है? वो किया गया है 97 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है फसल और उसकी संकर किस्म का कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए बरानी, बी जया, ये चावल की किस्में बता रहा है। बी दिया हुआ है प्रताप, प्रगति, शक्तिमान, ये मक्का की किस्म बता रहा है। कौन सा युग्म गलत है ये हमसे पूछ रहा है। सी दिया है चंद्रा, कौशल, धीरज, मूंगफली की बता रहा है। और डी दिया हुआ है नीलम, निरंजन और सिंधु, अंगूर की बता रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है नीलम, निरंजन और सिंधु, ये अंगूर की नहीं बल्कि आम की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। तो आम जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन डी हमारा जो है वो गलत हो गया, ठीक है। बाकी क्या है? बाकी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्योंकि जो हमारी बुकलेट है उसमें भी क्लियर नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर हो गया है। चलिए देख लेते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइलोडी, ठीक है, फाइलोडी, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। पूछा है कि फाइलोडी नामक रोग किस फसल में लगता है, नामक रोग किस फसल में लगता है, ठीक है। फाइलोडी किस फसल से संबंधित है, मतलब ये पूछ रहा है। ए दिया है अरहर, बी दिया है तिल, सी दिया है ज्वार और डी दिया है बाजरा, ठीक है। तो किससे लगता है, फाइलोडी जो है वो हमारे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, तिल से संबंधित है, ठीक है। तिल में जो है फाइलोडी, यहाँ पे मैं रोग लिख दे रही हूँ, ठीक है। फाइलोडी रोग तिल से संबंधित है, ठीक है। तो बाकी देख लेते हैं। अरहर का क्या हो जाएगा, अरहर का हो जाएगा उकठा रोग, जिसे हम विल्ट भी बोलते हैं। अरहर हम लोगों ने पिछले टेस्ट सीरीज़ में भी देखा था। ज्वार में कंडुआ रोग लगता है, ठीक है। और बाजरे की बात करें तो बाजरे में अरगड़, ग्रीन ईयर और कंडुआ रोग ज्वार और बाजरा दोनों में लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन बताना है। ए दिया है, संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या चीन में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे चीन लिखा हुआ है, चीन में पाई जाती है। बी दिया है, संतुलित आहार के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन 226 ग्राम लगभग दूध लेना चाहिए। सी दिया हुआ है, होल्स्टीन फ्रीजियन संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गाय है, ठीक है। और डी दिया हुआ है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। तो हम जानते हैं कि सर्वाधिक भैंसों की संख्या क्या है, हमारे भारत में है। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि चीन में पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। बाकी तीन क्या है, वो सही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधारक नहीं है, ठीक है। ए दिया है जिप्सम, बी दिया है पाइराइट, सी दिया है चूना पत्थर और डी दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भूमि सुधारक नहीं है, मतलब इससे भूमि में कोई भी सुधार नहीं होता है। अगर ख़राब भूमि है तो ख़राब ही रहेगी, अच्छी तो अच्छी, ठीक है। वो चेंज भूमि को सही नहीं कर पाता है। बाकी जो है जिप्सम, पाइराइट और चूना पत्थर, इनका प्रयोग करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, यानी उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन हरी खाद के रूप में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरी खाद में सम्मिलित किया जाता है। ए सनई ग्वार, बी लोबिया मूंग, सी डैचा उड़द और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। हरी खाद क्या होती है, हरी खाद जो है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में तेज़ी से उग जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने आज उन्हें डाला और 1 हफ्ते बाद उनमें वो बड़े हो जाते हैं, उनमें फूल पत्तियाँ सब आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसे जो है हम तोड़ के वापस मिट्टी में डाल दिया जाता है, जिससे वो अपघटकों द्वारा उनका अपघटन कर दिया जाता है और फिर वो खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। तो ये सभी सनई ग्वार, लोबिया मूंग, डैचा उड़द, ये सभी क्या है, हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है, ये कहाँ स्थित है, चलिए देख लेते हैं। ए दिया है करनाल हरियाणा, बी दिया है हिसार हरियाणा, सी दिया है रोहतक हरियाणा, डी दिया है दौसा राजस्थान। तो कहाँ पे स्थित है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार के हरियाणा के हिसार में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था। ए मोहम्मद शाह, बी फर्रुखसियार, सी अहमद शाह और डी आलमगीर द्वितीय, ठीक है। मुगल बादशाह के शासन, ये सभी क्या है, मुगल बादशाह बता रहा है। तो दिया है नादिर शाह का आक्रमण किसके समय में हुआ था, ऑप्शन ए मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है। मोहम्मद शाह को हिस्ट्री में रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो है मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में युद्ध हुआ था, कब, 1739 में, 1739
1839 में, ठीक है। करनाल का युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध, ठीक है। तो इसमें क्या है, मोहम्मद शाह की जो सेना थी वो तो हार गई, ठीक है। यानी नादिर शाह जो है वो जीत गया, और जीतने के पश्चात जब वो जाने लगा तो वो क्या, उसने जो है मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा, ये दोनों ही लेकर वो यहाँ से गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भारत का आक्रमण किसके समय में हुआ, मोहम्मद शाह के समय में। एक क्वेश्चन और आता है कि तख्ते ताउस पर, यानी जो मयूर सिंहासन था उस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह, क्योंकि इसके बाद नादिर शाह लेकर चला गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेज़ली के समय में। सी दिया है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। और डी दिया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है। चलिए शुरू से देखना शुरू करते हैं। दिया हुआ है ए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ये सही है हमारा, ठीक है। कब हुआ था, ये हुआ था, मैं यहाँ पे डेट साइड में लिखती रही हूँ। पहला जो है हुआ था 1790 to 92 में, ठीक है। जब इसकी संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, 92 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, रंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तो ये हमारा पहला सही हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दिया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेज़ली के समय में हुआ था। अब यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं बल्कि द्वितीय, यहाँ पे मैं प्रथम काट दे रही हूँ और द्वितीय लिख दे रही हूँ, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड वेलेज़ली के समय में हुआ था। इसका समय क्या था, 1803 से 1805, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमने देख लिया कि पहले तो ये हमारा गलत है, यहाँ पे ये हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही हुआ था, ठीक है। इसका डेट क्या था, 1839 to 42। देखिए डेट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही हुआ था। और कब हुआ था, चौथे की बात कर रही हूँ मैं, 1845 से 1846, एक ही वर्ष का हुआ था, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय रियासत द्वारा सबसे पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई थी। ए, बड़ौदा रियासत द्वारा। बी, ग्वालियर रियासत द्वारा। सी, हैदराबाद रियासत द्वारा। और डी, जूनागढ़ रियासत द्वारा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बड़ौदा रियासत द्वारा। प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा है तो बड़ौदा रियासत द्वारा कब शुरू की गई थी, 1906 में, ठीक है। ये अनिवार्य रूप से हो गई थी कि सबको प्राथमिक शिक्षा लेना आवश्यक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। समाचार पत्र दिया हुआ है और उसके संपादक दिए हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। दिया हुआ है इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सी दिया है वंदे मातरम दादा भाई नौरोजी। और डी दिया हुआ लीडर मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सी है वंदे मातरम, ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। वंदे मातरम देखिए 2 पत्र थे, तो एक का जो है अरविंद घोष द्वारा किया गया था, ठीक है। एक वंदे मातरम अरविंद घोष से संबंधित है, और दूसरा वंदे मातरम वो जो है लाला लाजपत राय से, लाला लाजपत राय, ठीक है। 2 हैं वंदे मातरम, याद रखिएगा, दोनों में से जो भी ऑप्शन में आएगा आपको वो टिक करना है। अरविंद घोष और लाला लाजपत राय दोनों ही वंदे मातरम से रिलेटेड हैं। बाकी यहाँ पे 3 सही हैं, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले और लीडर मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइकोम आंदोलन किस प्रांत में चलाया गया था। ए, केरल में। बी, आंध्र प्रदेश में। सी, तमिलनाडु में। और डी, महाराष्ट्र में।
देखिए वाइकोम आंदोलन जो है वो 1924 to 25 तक चलाया गया था, ठीक है, ये इसका डेट है। और वाइकोम कहाँ पे है, ये है केरला में, तो केरल में चलाया गया था, ठीक है। जिसने चलाया था उसका नाम था नारायण गुरु। जाति प्रथा के विरोध में चलाया गया था इसे। नेक्स्ट है कथन 1 दिया हुआ है, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। कथन 2 दिया हुआ है, इस व्यवस्था में लगान का समझौता सीधे किसानों से किया जाता था। तो चलिए देख लेते क्या दिया हुआ है। कूट दिया हुआ है, कथन 1 सही है और कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी दिया है कथन 1 सही है, 2 गलत है। सी दिया है कथन 1 गलत है, सी और 2 सही है। और डी दिया है दोनों कथन गलत है। तो कथन पे चलिए देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ही लागू किया गया था, ठीक है, ये तो सही है। और कब किया गया था, 1793 में। तो पहला कथन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, इस व्यवस्था में लगान का समझौता सीधे किसानों से किया जाता था। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रैयतवाड़ी जब आता है यहाँ पे तो वहाँ पे किसानों से किया गया, रैयत मतलब किसान, ठीक है। तो वहाँ पे किसानों से समझौता किया गया था रैयतवाड़ी में, लेकिन यहाँ पे ज़मींदारों से किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो ज़मींदारों से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन 2 गलत हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कथन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया हुआ है, भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर आंग्लविदों और प्राच्यविदों में विवाद हुआ था, ठीक है। कारण दिया है, यह विवाद भारतीयों की शिक्षा के लिए आवंटित धन के खर्च को लेकर हुआ था। चलिए देख लेते हैं कूट क्या दिया हुआ है। कूट दिया हुआ है, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी दिया हुआ है, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। सी दिया है, कथन सही है, कारण गलत है। डी दिया है, कथन गलत है, कारण सही है। चलिए देख लेते हैं कूट क्या दिया, कथन क्या दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है कि भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर आंग्लविदों और प्राच्यविदों में विवाद हुआ था, ये कथन सही है, ठीक है। और कारण दिया हुआ है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए जो धन आया था उसके खर्च को लेकर जो है विवाद हुआ था, ठीक है। तो कारण भी सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन कारण दोनों सही है, कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। देखिए जब चार्टर एक्ट 1813 का आया था तो उसमें जो है पहली बार जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपए को खर्च करने की बात की गई थी, ठीक है। मतलब भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। अब इसी के लिए आंग्ल और प्राच्यविदों में झगड़ा हो गया कि आंग्ल वालों ने कहा कि नहीं, अंग्रेजी के लिए खर्चा करना चाहिए, और प्राच्यविदों ने जो है दूसरे के लिए, इसलिए जो है दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। ए दिया है कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कर्नाटक का। बी दिया है कुका विद्रोह पंजाब का। सी दिया है पाबना विद्रोह महाराष्ट्र का। और डी दिया है वेलुथम्पी विद्रोह त्रावणकोर का, ठीक है। कौन सा पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह ये कर्नाटक का ही है, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। कुका विद्रोह हमने पहले देखा था पंजाब में था, तो ये भी सही है हमारा। पाबना विद्रोह की बात करते हैं, पाबना विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ था बल्कि बंगाल में हुआ था, ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यहाँ पे मैं महाराष्ट्र टिक कर देती हूँ। पाबना विद्रोह यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कहाँ पे हुआ था, बंगाल में, ठीक है। इसका नेतृत्व जो है ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल ने किया था। कब हुआ था ये, 1873 और 73 से 85 के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वेलुथम्पी विद्रोह त्रावणकोर का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। ए सांप्रदायिक समस्या से, बी डोमिनियन स्टेट से, सी जलियांवाला बाग कांड से, डी अस्पृश्यता उन्मूलन से। तो कब जारी किया गया था, ये तो आपको बता रहा है कि वर्ष 1929 में जो है घोषणा पत्र जारी की गई थी दीपावली। ये जो है भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने से संबंधित था, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। पूर्ण स्वराज संकल्प, बी दिया हुआ सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सी दिया है अगस्त प्रस्ताव, डी दिया है क्रिप्स मिशन। तो चलिए हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं, फिर हम कूट देखते हैं, ठीक है। देखिए क्रिप्स मिशन जो है कब आया था, ये आया था 1942 में, ठीक है, क्रिप्स मिशन।
अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब आया था? यह हुआ था 1932 में, ठीक है। और पूर्ण स्वराज्य संकल्प कब लिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। तो अगर सीरीज़ वाइज लगाएं तो क्या हो जाएगा? देखिए पहले 29 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 42 आएगा, यानी 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा पहला इक्कुट जो है वो सही है, तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, एक बटलर समिति देशी रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों से संबंधित थी, ठीक है। और फिर बी दिया हुआ है, हार्टोग समिति का संबंध भारतीय शिक्षा से था। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और डी दिया हुआ है दोनों गलत है। तो यहाँ पे जो दोनों कथन है वो दोनों ही सही हैं, ठीक है। हार्टोग समिति जो है भारतीय शिक्षा से संबंधित थी, और बटलर समिति देशी रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया। डी दिया है, भारत को संघ राज्य बनाने की बात की गई। और सी दिया हुआ है, संविधान सभा के गठन की बात की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, हमसे ये पूछ रहा है। ए दिया हुआ है 1 और 2, बी दिया है 2 और 3, सी दिया है 1 और 3, और डी दिया है 1 2 3। तो कौन सा सही है? देखिए जब कैबिनेट मिशन आई थी तो उस मुस्लिम लीग ने जो है उनसे पाकिस्तान को अलग करने की मांग की थी, यानी एक इस 2 स्टेट की बात की थी, एक भारत की और एक पाकिस्तान की, जिसे कैबिनेट मिशन ने जो है मना कर दिया था, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो है वो गलत हो गया, ठीक है, कि मांग को स्वीकार कर लिया, नहीं मांग को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत को संघ राज्य बनाने की बात की गई थी, ठीक है, ये सही है। और थर्ड क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। हाँ, कैबिनेट मिशन में ही संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी और बी हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश पे आ गए। ए दिया है बलिया, बी दिया है आजमगढ़, सी दिया है प्रयागराज, और डी दिया है सोनभद्र, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है वो सोनभद्र जो है अटैच करता है अधिक राज्यों को। कितने राज्यों को करता है? 4 राज्यों को, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। सोनभद्र जो है यूपी का, जैसे ये हो गया ललितपुर मान लीजिए, और फिर इधर जो है वो यहाँ तक में सोनभद्र का ज़िला आता है। तो ये जो है ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। इधर ललितपुर मान लीजिए, और इधर क्या हो गया? सोनभद्र। तो ये अकेला है जो 4 राज्यों से जुड़ा है, ठीक है, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? बिहार से, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए दिया है लायन सफारी पार्क इटावा में, बी दिया है नाइट सफारी पार्क लखनऊ में, सी दिया है वेब सिटी गाज़ियाबाद में, डी दिया है परफ्यूम पार्क कन्नौज में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है नाइट सफारी पार्क। नाइट सफारी पार्क लखनऊ में नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। बाकी क्या है? बाकी सही है। परफ्यूम पार्क जो है वो कन्नौज में है, कन्नौज को इत्र सिटी भी बोलते हैं। वेब सिटी हो गई गाज़ियाबाद में, और लायन सफारी पार्क हो गया इटावा में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है निम्नलिखित में सही सुमेलित है। ए किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर में, बी दिया है समान वन्यजीव विहार आगरा में, सी दिया हुआ है पटना वन्यजीव विहार महोबा में, ठीक है, और डी दिया हुआ है कछुआ वन्यजीव विहार पीलीभीत में। ये पलीभीत नहीं बल्कि पीलीभीत है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो सुमेलित है, यानी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर में। बाकी को देख ले तो कहाँ है? समान वन्यजीव अभ्यारण्य, अब जीव विहार कहाँ पे है? ये है आगरा में नहीं, मैनपुरी में, ठीक है। पटना वन्यजीव विहार एटा में है,
और कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। ठीक है, लास्ट वाला वाराणसी में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1 दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कथन 2 दिया है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। ए दिया है दोनों कथन सही है, बी दिया है दोनों कथन गलत है, सी दिया है 1 सही 2 गलत है, डी दिया है 1 गलत है और 2 सही है। तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। कथन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये सही है। ठीक है, और दिया है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, पूर्व से पश्चिम मतलब इस तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए मथुरा जो है वो सबसे पश्चिम में सबसे पश्चिम में नहीं लेकिन पश्चिम में पड़ जाता है, तो मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, यूपी के मथुरा में। और गोरखपुर जो है पश्चिम की तरफ पड़ता है, इसलिए गोरखपुर में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक कम वर्षा की मैंने बात की है। ठीक है, यहाँ पे गोरखपुर होगा, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है और यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है माता टीला और परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए झांसी, बी मिर्ज़ापुर, सी सोनभद्र, डी महोबा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही बांध जो है उत्तर प्रदेश के झांसी यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झांसी में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा लोक नृत्य राहुला। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है, चलिए मैं बोल रही हूँ। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। ए ब्रिज क्षेत्र से, बी बुंदेलखंड से, सी अवध से और डी पूर्वांचल से। तो किससे संबंधित है भाई राहुला लोक नृत्य, ये संबंधित है बुंदेलखंड से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और ब्रज क्षेत्र से जो है वो चरकुला नृत्य है। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है चरकुला नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बहराइच, हरिदास जयंती वृंदावन और यहाँ पे है नौचंदी मेला मेरठ में। तो कौन सा सुमेलित नहीं, यहाँ पे देवा मेला जो है वो सुमेलित नहीं है। ये बहराइच में नहीं बल्कि बाराबंकी में मनाया जाता है, बाराबंकी बंकी। ठीक है, ये ब रहेगा बाराबंकी। देवा शरीफ मेला होता है, इसका पूरा नाम है देवा शरीफ मेला। ठीक है, देवा मेला करके पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी सही है। नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में, हरिदास जयंती वृंदावन में और बटेश्वर मेला आगरा में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च संस्थान कहाँ है। हिंदी में सब्जी संस्थान की बात कर रहा है। ठीक है, सब्जी अनुसंधान संस्थान की। ए गाजियाबाद, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो कहाँ पे है ये है बी वाराणसी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुमेलित नहीं है। ए दिया है रॉकी पर्वत दिया हुआ है और उसकी सर्वोच्च चोटी दी हुई है। ठीक है, तो ए दिया है रॉकी पर्वत, माउंट एल्बर्ट दिया हुआ है उसकी ऊंची चोटी। बी दिया हुआ है एंडीज पर्वत, यहाँ पे माउंट ब्लॉक दिया हुआ है। यहाँ पे सी दिया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, माउंट कोसियूस को सही दिया हुआ है। और डी दिया है हिमालय माउंट एवरेस्ट, सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने कल देखा था, आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा यानी पहला टेस्ट सीरीज़ देखा होगा तो आपको पता होगा कि एंडीज पर्वतमाला का जो सर्वोच्च चोटी था वो था एकांकागुआ। ठीक है, ये है सर्वोच्च चोटी का नाम एंडीज पर्वत के, तो ये जो है गलत है। ठीक है, बाकी जो है वो सही है। रॉकी पर्वत का हो गया माउंट एल्बर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हो गया माउंट कोसियुस्को और डी जो है हिमालय का माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हमने माउंट ब्लैंक की भी बात की थी कल मतलब पहले लेक्चर में। तो माउंट ब्लैंक जो है वो आल्प्स की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मरुस्थल दिया हुआ है, ये जो है ये सारे क्या है डेजर्ट हैं यानी मरुस्थल है। और इधर दिया हुआ है देश के नाम कि वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी हमको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, नीचे कूट दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है
पहले मैं सूची 1 पढ़ लेती हूँ। हमद, गिब्सन और अटाकामा और कालाहारी, ठीक है। इधर दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी चिली, बोत्सवाना और सऊदी अरब। तो चलिए मैच कर लेते हैं। हमद का हो जाएगा, हमद का है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब में जो है हमद मरुस्थल पाया जाता है। और गिब्सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ का है? अटाकामा जो है उत्तरी चिली का है, ठीक है। और कालाहारी तो बोत्सवाना का है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान करना है। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं किस में मिल रहा है। ये हमारा मिल रहा है ऑप्शन सी में, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ए का 4 हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। हमद का सऊदी अरब, गिब्सन का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अटाकामा का हो जाएगा उत्तरी चिली और कालाहारी का बोत्सवाना। आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सुमेलित नहीं है। ए दिया हुआ है जूरन, बी स्विट्ज़रलैंड में, बी दिया है बाइज मैक्सिको में, सी दिया है बोरा इटली में और डी दिया है मिस्ट्रल फ्रांस में। ये सब क्या है? ये सब हवाएं हैं, ठीक है। कई हवाएं होती हैं, मतलब उनके नाम दिए हुए हैं, तो वही हवाएं यहाँ पे दी गई हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे जो है बाइस जो है वो मैक्सिको की नहीं बल्कि फ्रांस में बहने वाली ठंडी हवा है, ठीक है। मैक्सिको काट के यहाँ पे फ्रांस। और कौन सी हवा है? ठंडी हवा है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, गर्म और ठंडी 2 प्रकार की हवाएं होती हैं। तो 22 यहाँ पे गलत है, बाकी क्या है? सही है। जूरन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में बहती है, बोरा इटली की है और मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस की। चलिए आगे चलते हैं। दिया है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों एवं जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए दिया हुआ है एनिमल फिजियोलॉजी, बी दिया है मिनरल्स आर्किटेक्ट और सी दिया है फॉसिल्स, डी दिया है ऑर्निथोलॉजी। तो मैंने आपको बताया, तो जीवाश्मों का अध्ययन किस में किया जाएगा? फॉसिल्स में किया जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, और कारण दिया हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए कूट देखते हैं। कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन का सही स्पष्टीकरण कारण नहीं है। सी दिया है कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है। डी दिया है कारण सत्य है किंतु कथन असत्य है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं या फिर परिभ्रमण भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ और जब पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो फिर क्या होता है? हमारा दिन रात होता है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही हैं। और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। परिक्रमण और परिभ्रमण में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ऋतु परिवर्तन के कारण हैं। ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, बी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, सी पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना और डी उपयुक्त सभी। हम जानते हैं कि ये सारे कारण क्या हैं? मौसम चेंज होने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है, ये सभी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया हुआ है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। बी दिया हुआ है अधिकांश भूकंप भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। सी दिया है सिस्मोग्राफ, मर्केली पैमाना और रिक्टर पैमाना भूकंप मापी यंत्र हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो हम जानते हैं कि ये तीनों ही कथन जो है वो सही हैं। जब भूकंप आने वाला रहता है तो रेडान गैस की वृद्धि हो जाती है। जब रेडान गैस की वृद्धि होती है तभी जो है वैज्ञानिक बताते हैं कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ये सिस्मोग्राफी, मर्केली और रिक्टर पैमाने ये सभी जो है भूकंप मापने के यंत्र हैं, ठीक है। चलिए तो तीनों सही हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आग्नेय सेल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह रवादार होती हैं, बी, यह परतदार होती हैं, सी, इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2
बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है केवल 3। तो कौन से सही है? देखिए, आग्नेय चट्टानें रवादार तो होती हैं, ठीक है, परतदार नहीं होती। परतदार कौन सी होती है? परतदार जो है वो अवसादी चट्टानें होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दूसरा कथन। सी दिया जीवाश्मों का अभाव होता है। हाँ, ये जो है सबसे पहले बनती हैं, चट्टानें जो है ये सबसे पहले बनती हैं, और ये कहा जाता है कि इनका जो निर्माण होता है वो लावा से होता है, ठीक है। तो जब लावा से निर्मित होता है तो उसमें जीवाश्मों का कोई भी अवशेष नहीं मिलता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीवाश्मों का अभाव होगा। तो 1 और 3 जो है वो सही है हमारे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है हमको, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था, मतलब जो हमारा पहला लेक्चर है, बार बार मेरे से कल निकल जा रहा है, लेकिन यह मैं यहाँ पे कल से मेरा मतलब क्या है, जो हमारा पहला पेपर था, ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट था, उसमें मैंने बात की थी। ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, ठीक है। तो पूर्वी तट में पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। इस तरफ से हमें बताना है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण। तो हमें इस सीरीज़ में लगाना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। ए दिया है विशाखापत्तनम, मछलीपत्तनम, पारादीप और नागापट्टिनम। बी दिया हुआ है नागपट्टिनम, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, पारादीप। सी दिया है तूतीकोरिन, नागापट्टिनम, विशाखापत्तनम, मछलीपत्तनम, और डी दिया है पाराद्वीप, विशाखापत्तनम, मछलीपत्तनम, नागापट्टिनम और तूतीकोरिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्या हो जाएगा। जितने भी हमारे यहाँ पे बंदरगाह हैं, बंदरगाह को क्या बोलते हैं? पोर्ट्स भी बोलते हैं और पत्तन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पारादीप, ठीक है। पारादीप के आता है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम के बाद एक और आता है, वो है काकीनाडा, ठीक है, 3rd नंबर पे। फिर मछलीपत्तनम आता है, फिर आता है चेन्नई, ठीक है। चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, यह है यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर आता है नागपट्टिनम और फिर तूतीकोरिन, ठीक है। ये जो है सही क्रम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नगर दिया हुआ है और नगर से रिलेटेड जो है उद्योग दिया हुआ है। ए दिया है डेट्रायट, बी दिया है ओसाका, सी दिया है मिलान, डी दिया है ग्लासगो। यहाँ पे दिया है रेशमी उद्योग, यहाँ पे जल निर्माण, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, और यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। हमें यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। डेट्रायट जो है वो ऑटोमोबाइल से संबंधित है, ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। ओसाका जो है वो किससे संबंधित है? ओसाका सूती वस्त्र से रिलेटेड है, ठीक है। और मिलान जो है वो रेशमी उद्योग से संबंधित है, और ग्लासगो एक बचता है जलयान निर्माण से। ए का 3 है, बी का 4, ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 4, और सी का जो है 1 हो गया, और डी का हो गया 2। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमेलित नहीं है। अब क्या सुमेलित नहीं है, ये तो हमें ऊपर चल के पता चलेगा। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन। ए दिया है मंदाकिनी एवं अलकनंदा, इसे जो है रुद्रप्रयाग बोलते हैं। बी दिया हुआ है भागीरथी और अलकनंदा, इसे देवप्रयाग बोलते हैं। सी दिया है धौलीगंगा एवं अलकनंदा, इसे विष्णुप्रयाग बोलते हैं। और डी दिया है पिंडार एवं अलकनंदा, इसे ब्रह्मप्रयाग बोलते हैं। तो जो डी है पिंडार एवं अलकनंदा, ठीक है, इसे ब्रह्मप्रयाग नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्णप्रयाग। तो यहाँ पे हमारा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है। ए दिया है श्योक, बी दिया है भीमा, सी दिया है वेनगंगा, और डी दिया है भवानी। तो हम जानते हैं कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, वो है भीमा नदी, हमारी कृष्णा की सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। बताना है सूची 1 और सूची 2 में
उसे हमें मिलान करना है। चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है बतलार शाह, यहाँ पे जो है बंतला शाह नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, बतलार शाह। ठीक है, ये यहाँ पे जो पहला है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बतलार शाह दिया हुआ है, कलपक्कम दिया हुआ है, झरिया दिया है, अंकलेश्वर दिया है, इधर दिया है तेल शोधन, इधर दिया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इधर दिया है अखबारी कागज और कोयला। ठीक है, ये जो है सीरीज़ दी हुई है, इसे हमें मैच करना है। तो जो बतलार शाह है वो हमारा क्या है, वो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। कलपक्कम जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रिलेटेड है, बी का 2 हो जाएगा। झरिया हम जानते हैं कोयला के लिए है। ठीक है, और अंकलेश्वर किसके लिए है, अंकलेश्वर जो है तेल शोधन के लिए है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं किस में आता है। ए हमारा 3 में आ रहा है, ए में आ रहा है 3। ठीक है, 3 तो 2 का हो गया। चलिए बी देख लेते हैं, बी का 2 होना चाहिए, बी का 2 सब में दिया हुआ है। सी का दिया है 4, सी का 4। अब की हमारा सही आया है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ सुमेलित नहीं है, खनिज पदार्थ दिया हुआ है और उसका उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। ए दिया है तांबा, खेतड़ी, मोसाबनी, बी दिया है अभ्रक, हजारीबाग, नेल्लोर, सी दिया है ग्रेनाइट, जालोर, और डी दिया है यूरेनियम, मलाज खंड। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूरेनियम मलाज खंड सुमेलित नहीं है। ठीक है, मलाज खंड जो है वो तांबे के लिए जाना जाता है। ठीक है, तांबे के लिए। मलाज खंड कहाँ पे है, ये है एमपी में, यहीं पे मैं लिख देती हूँ एमपी में। ठीक है, और यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो झारखंड के जादूगोड़ा में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के नलगोंडा में, और साथ में हमारे उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, जो कि ललितपुर में, जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पे। ठीक है, सबसे अधिक जो है यूरेनियम जादूगोड़ा के पास पाया जाता है, यानी जादूगोड़ा में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, फिर से जनजातियाँ दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। ए दिया है जारवा, बी दिया हुआ है, ए दिया है जारवा उड़ीसा, बी दिया हुआ है भरुआ मेघालय, सी दिया है पूर्वी सिक्किम, और डी दिया है भूटिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा जो है, यहाँ पे हमको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा सही है। देखिए जारवा जो है वो हो गई, ये पेन ले लूँ पहले मैं थोड़ा सा। जारवा अंडमान निकोबार की है। ठीक है, भरुआ जो है वो उड़ीसा की है, तो बी का 1 हो जाएगा। भूटिया वो सिक्किम की है, और बचता है एक पूर्वी नहीं, यहाँ पे पवी है। ठीक है, प और वी, तो पवी कहाँ की है, पवी बचती है मेघालय की। ठीक है, तो चलिए इसी को देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में कहाँ पे मैच कर रहा है। ये ए का है 4, ए का 4 चारों में दिया हुआ है। एक बी का जो है 1, बी का 1, और फिर सी का है 2, सी का है 2, और डी का है, सी का हो गया 2, और भूटिया सी का है 3, मतलब डी का है 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, किंतु नर्मदा एवं ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। कारण बता रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो देखिए जो कथन 1 दिया है वो भी सही है, और जो कारण दिया है वो भी सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कूट की सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। कथन और कारण दोनों सही हैं, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। बी दिया है कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण कथन की सही व्याख्या है। सी दिया है कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी दिया है कथन गलत है परंतु कारण सही है। देख, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसलिए जो है जब 2 स्थलखंड एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक स्थलखंड ये हो गया और एक स्थलखंड ये हो गया, दोनों ज़मीन आसपास खिसक गई, तो बीच का भाग जो है वो क्या हो जाता है, वो भ्रंश घाटी कहलाती है। ठीक है,
और इसी भ्रंश घाटी से जो है नर्मदा और ताप्ती होकर बहती हैं, इसीलिए ये किधर गिरती हैं, अरब सागर में जाती हैं। ठीक है, चलिए दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है दूसरा, दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर से मानसून की अवधि घटती है। और तीसरा दिया हुआ उत्तर पूर्वी मानसून से दक्षिण भारत में तमिलनाडु ज़्यादा लाभान्वित होता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 3, केवल बी दिया हुआ है केवल 1 और 2, सी दिया हुआ है केवल 1, 2 और 3, और डी दिया हुआ है 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हाल ही में भारत व नेपाल के बीच किस एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? ए पानी टंकी काकरभित्ता, बी जोगबनी विराटनगर, सी रूपडीहा नेपालगंज, डी बनबसा और भीमदत्ता। तो किसका उद्घाटन किया गया है? यहाँ पे जो है आंसर हमारा है जोगबनी और विराटनगर का। ठीक है, इस चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया था? 21 जनवरी को। ठीक है, 2020। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये जो है आप विराटनगर को याद रख सकते हैं। पहले जो मत्स्य जनपद था उसकी जो है विराटनगर राजधानी थी, इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? पहला दिया हुआ है कथन, आंतरिक रूप से विस्थापित ब्रू समुदाय को मिजोरम में स्थायी रूप से बसाने के लिए एक चतुष्कोणीय समझौता भारत सरकार, त्रिपुरा, मिजोरम व ब्रू समुदाय के मध्य हुआ। देखिए यहाँ पे 4 लोग हो गए, एक तो भारत सरकार हो गई, दूसरी त्रिपुरा हो गई, तीसरी मिजोरम हो गए और चौथा ब्रू समुदाय। तो ये चतुष्कोणीय समझौता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ कथन, ब्रू समुदाय की त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे को हो जाएगा। ठीक है, ब्रू समुदाय को। तो यहाँ पे देख लेते क्या दिया हुआ है। ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, और डी न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर बी, केवल 2 सही है। ठीक है, क्यों सही है केवल 2? चलिए देख लेते हैं। जो हमारा कथन दिया हुआ है, कथन जो 1 दिया हुआ है, ये चतुष्कोणीय समझौता तो है और इन चारों के बीच में ही हुआ, लेकिन ये मिजोरम में स्थायी रूप से नहीं बसाना है, बल्कि त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाना है। ठीक है, त्रिपुरा में बसाना है, इसलिए हमारा ए जो है वो गलत हो गया और बी जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है असत्य कथन की पहचान करनी है। ए दिया है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत 10 स्थान से गिरकर 51 स्थान पर आ गया, 51 स्थान पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है दूसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत की गिरावट के लिए नागरिक स्वतंत्रता के क्षरण को जिम्मेदार बताया गया है। और तीसरा दिया हुआ है आइसलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया केवल 3 सही है, बी दिया हुआ है केवल 2 सही है, सी दिया हुआ है केवल 1 और 2 सही है, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए कथन देख लेते हैं। कथन पहला जो है वो हमारा क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, गिरकर वो 51 पे आ गया है, 10 स्थान अंक गिरा भारत और 51 पे आ गया। और दूसरा दिया हुआ है इस सूचकांक में भारत की गिरावट के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया गया है? नागरिक स्वतंत्रता के क्षरण को। ये भी हमारा सही है। तो बचता है तीसरा क्या दिया हुआ है? आइसलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आइसलैंड नहीं बल्कि नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पर है, नॉर्वे। ठीक है, ये पहले स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा हमारा गलत है। 1 और 2 यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा, आंसर सी। 1 सेकेंड, हमसे असत्य की पहचान किया है, हमें यहाँ पे गलत बताना है। ठीक है, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, केवल 3। तो ऑप्शन ए जो है दिया हुआ है केवल 3, ये हमारा गलत है। ठीक है, बाकी जो है 2 तो वो हमारे सही थे। मैं यहाँ पे आपको सही वाला टिक लगवा रही थी, वो मेरी गलती हो गई, बाय मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? पहला दिया हुआ है सर्वाधिक
अपराधों की संख्या वाला मेट्रो शहर दिल्ली। दूसरा दिया है महिला के खिलाफ अपराध में शीर्ष देश दिल्ली। और तीसरा दिया है सर्वाधिक आत्महत्या के मामले में तेलंगाना। केवल एक सही है। बी दिया है केवल 2 सही है। सी दिया है केवल 2, 3 सही है। और डी दिया है 1, 2, 3 तीनों सही है। हमसे सुमेलित वाला ही पूछ रहा है, ठीक है। तो सुमेलित वाला क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पहला जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। केवल एक, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक। केवल यही वाला मैच कर रहा है। क्यों? महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो है वो यूपी पहले नंबर पे है, न कि दिल्ली, ठीक है। दिल्ली गलत हो जाएगा। और सर्वाधिक आत्महत्या के मामले में मुंबई पहले नंबर पे है, यानी महाराष्ट्र। मुंबई नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र लिख लीजिए, मुँह काट दीजिए, महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो है पहले नंबर पे है, सर्वाधिक आत्महत्या की बात कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। एक दिया हुआ है सक्षम 2020 दृष्टिबाधितों को नोट की पहचान हेतु ऐप। दूसरा दिया हुआ है मणि बैंक संपत्तियों की नीलामी। तीसरा दिया हुआ है मिशन पूर्वोदय ईंधन संरक्षण अभियान। और इधर दिया है ई विक्रय, ठीक है, एकीकृत इस्पात हब, ठीक है। इसे ई विक्रय पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं और इसको मिलान करते हैं, इसका कौन सा हमारा सही है। देखिए जो यहाँ पे मनी है, ये मनी ऐप जो है वो दृष्टिबाधितों को नोट की पहचान कराने हेतु ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था। तो 2 का जो है ए हो जाएगा। 2 का ए जो है वो 2 में दिया हुआ है। चलिए पेन ले लेते हैं और फिर मैच करते हैं। 2 का ए हो जाएगा। अब आता है बारी किसकी आती है, सक्षम की, ठीक है। सक्षम 2020 ये जो है ईंधन संरक्षण अभियान है, ठीक है। तो ये ए का पहले का सी हो जाएगा। फिर आता है मिशन पूर्वोदय, ये जो है एकीकृत इस्पात हब है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और ई विक्रय किससे है, बैंक संपत्तियों की नीलामी से। तो चलिए देख लेते हैं किस में मैच कर रहा है। पहले का है सी, पहले का सी एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सर्वेक्षण में किस भारतीय शहर को विश्व में सबसे तीव्र गति से वृद्धिशील शहरों में प्रथम स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोझिकोड, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी ममल्लपुरम, ठीक है। इसमें देखिए जब ये EIU, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस सर्वे को EIU, ठीक है, ये शॉर्ट में है इसका। तो क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान किसे मिला है, ममल्लपुरम को। यहाँ पे हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। केरल के जो है 3 शहरों को इसमें जगह दी गई है। तो विश्व में पहले नंबर पे जो स्थान प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है, ममल्लपुरम ने। और इसके अलावा जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं, वो है कोझिकोड और कोल्लम, ठीक है। कोल्लम जो है वो 10वें नंबर पे और कोझिकोड जो है वो 4थे नंबर पे है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है। पहला है 71वें भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ब्राज़ीली प्रधानमंत्री जेयर बोल्सोनारो थे। दूसरा दिया 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार धनुष तोप का प्रदर्शन किया गया। और तीसरा है इस समारोह में पहली बार किसी महिला अधिकारी ने पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व किया। ए दिया हुआ है 2 और 3, बी दिया है 1 और 3, सी दिया है केवल 3, डी दिया है 1, 2, 3। चलिए देख लेते हैं कथन दिया है। जो हमारा पहला कथन है इसमें पेन ले लेते हैं। इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि जायर बोल्सोनारो तो थे और ब्राज़ील के ही थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये क्या है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति थे, ये मुख्य अतिथि थे। और इसके अलावा जो 2 और 3 दिया हुआ है, धनुष तोप का प्रदर्शन किया गया पहली बार और किसी महिला ने पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व किया, ये दोनों ही हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। पहला दिया हुआ है हाल ही में भारत ने HCFC 141B के आयात पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है। दूसरा कथन दिया हुआ है HCFC 114 नहीं है यहाँ पे,
141 यही वाला जो है यहाँ पे है, ठीक है, 141। बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी अधिक ओजोन विघटनकारी रसायन है, ठीक है, मतलब वो हमारे ओजोन को क्या कहता है, पॉल्यूट करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। केवल 1, केवल 2, बी दिया है 1 व 2 दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भारत ने इस पे हटाने का फैसला इसे नहीं लिया है, इस पर जो है रोक लगा दिया गया है, ये जो पहला है, ठीक है, रोक को हटाने का फैसला नहीं किया है, बल्कि अभी तक प्रतिबंध लगाया हुआ है। और जो दूसरा है, ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद जो है दूसरा सबसे शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी है, ठीक है, मतलब ये दूसरे नंबर पे आता है, न कि पहले नंबर पे आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सुमेलित कीजिए, दिया हुआ है, सूचकांक दिया हुआ है और भारत की रैंकिंग दी हुई है, ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 A80, हमें यहाँ पे सुमेलित करना है, नीचे कूट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। भ्रष्टाचार बोध 2019 बी दिया है यहाँ पे 51, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में 72 और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा 2020 डी 84 दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलान कर लेते हैं, देखते हैं। अभी अभी हमने देखा था वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 51 थी, तो ए का बी हो गया, ठीक है। देखिए ए का बी जो है यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया हुआ है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। भारत की रैंकिंग जो है वो 80 है, तो बी का ए, 2 का ए भी दिया हुआ है बी वाले में। फिर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग 84 है, 3 का डी हो गया। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग 72 है, तो हमारा यहाँ पे बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, हाल ही में भारत ने किस देश को पारस्परिक क्षेत्र रेसिप्रोकेटिंग घोषित किया है, ठीक है। ए यूएई, बी जापान, सी नेपाल और डी अमेरिका, ठीक है। तो भारत ने यहाँ पे यूएई को जो है पारस्परिक क्षेत्र घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हुए शोधों में विलुप्त घोषित की गई चाइनीज़ पैडल फिश के विषय में सत्य कथन है। पहला कथन है, इसे वाटर टाइगर उपनाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है, IUCN की रेड डाटा सूची में, देखिए रेड डाटा जो लिस्ट है वो कौन जारी करता है, वो IUCN जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त की है। थर्ड दिया हुआ है, पैडल फिश की उत्पत्ति 200 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर के युग में हुई थी। दिया है ऑप्शन ए व 2 दोनों, बी दिया है 2 व 3, सी दिया है 1 2 3 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे तीनों कथन दिए हुए हैं ये तीनों ही कथन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही मियावाकी तकनीकी का संबंध किससे है। ए वनीकरण, बी औद्योगिक अपशिष्ट निपटान, सी शुष्क क्षेत्रों में कृषि और डी जल प्रदूषण उपचार। मियावाकी तकनीकी के बारे में अगर हम बात करें तो जापान के एक वैज्ञानिक हैं अकीरा मियावाकी, ठीक है, उनके नाम पर ही इस तकनीक का नाम पड़ा है, उन्होंने ही इस तकनीकी की खोज की है, ठीक है। क्या नाम है, अकीरा मियावाकी। देखिए इस तकनीकी में क्या होता है, एक्चुअली इस तकनीकी में हम जानते हैं कि जो वन होते हैं उन्हें बनने में कई साल लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम इस टेक्निक का प्रयोग करके कुछ ही वर्षों में, यानी 20 से 30 वर्षों के बीच में, ठीक है, 20 से 30 साल के ही बीच में हम जो है वनों को बना सकते हैं, ठीक है। इससे जो है, तो ये किससे संबंधित हो गया, वनों से, मैंने वनों की बात की है तो ये वनीकरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौद्रिक नीति समिति के विषय में सत्य कथन कौन सा है। पहला, RBI गवर्नर सहित इस समिति में 6 सदस्य होते हैं। दूसरा, वित्त मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तीसरा, इसका मुख्य लक्ष्य सरकार व RBI के
मध्य तय मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करके मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि ऑप्शन 1 दिया हुआ है केवल 3, बी दिया हुआ है कि 1 और 3, सी दिया हुआ है 2 और 3 और डी दिया है 1 2 3। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, इसमें हमारा जो है देख लेते हैं कथन, आरबीआई गवर्नर सहित इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, ये सही है हमारा, तो 1 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दिया है वित्त मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, नहीं, इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, आरबीआई का जो गवर्नर होगा वही इस समिति का अध्यक्ष होगा। किस समिति की बात कर रहे हैं हम, मौद्रिक नीति समिति की। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, सरकार व आरबीआई के मध्य तय मुद्रास्फीति के लक्ष्य प्राप्त करके मूल्य में स्थिरता को बनाए रखना, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा दिया हुआ है गिनी गुणांक का मान 0 से 1 की तरफ बढ़ना अर्थव्यवस्था में आय की असमानता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन पहले ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, बी दिया हुआ है केवल 2, सी दिया हुआ है 1 व 2 दोनों और डी दिया हुआ है न तो 1 न ही 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दिया हुआ है आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन और आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है गिनी गुणांक का मान जो है 0 से 1 की तरफ बढ़ना अर्थव्यवस्था में आय। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि असत्य कथन चयन करना है। देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे असत्य कथन कोई नहीं है। ठीक है, तो न तो 1 और न ही 2, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ए दिया है लॉरेंज वक्र, बी दिया सुमेलित नहीं है। ए दिया है लॉरेंज वक्र धन का वितरण से संबंधित है, बी दिया हुआ है फिलिप्स वक्र संग्रहित कर व कर की दर में संबंध को दर्शाता है, और सी दिया हुआ है लॉफर वक्र जो कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति में संबंध को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया है ए दिया हुआ है 1 व 3 सुमेलित नहीं है। दूसरा दिया है बी 2 और 3 सुमेलित नहीं है। तीसरा दिया हुआ है केवल 3 सुमेलित नहीं है, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो पहला दिया हुआ है लॉरेंज वक्र, ये जो है धन के वितरण को दर्शाता है, तो ये हमारा पहला जो है सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है फिलिप्स वक्र जो है वो संग्रहित कर व कर की दर से संबंध को नहीं दर्शाता, बल्कि ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को दर्शाता है। ठीक है, जबकि लॉफर वक्र जो है वो संग्रहित कर को दर्शाता है, और संग्रहित कर और कर की दर में संबंध इन दोनों को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सुमेलित नहीं है, 2 और 3 दोनों ही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विषय में सत्य कथन कौन सा है। पहला दिया हुआ है नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर इन बैंकों की स्थापना 1975 में प्रारंभ हुई। दूसरा दिया हुआ इन बैंकों में 50% पूंजी राज्य सरकार की, 35% पूंजी वाणिज्य बैंक की और 15% पूंजी केंद्र सरकार की होती है। और तीसरा दिया हुआ है इनका उद्देश्य कृषकों की पहुंच ऋण तक कराकर कृषि वित्त को बढ़ावा देना है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 व 3, बी दिया हुआ है 1 व 2, सी दिया हुआ है 2 व 3 और डी दिया है 1 2 3। पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर ही स्थापित की गई थी 1975 में। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ है इनका उद्देश्य क्या है, कृषकों को ऋण तक पहुँचाकर कृषि वित्त को बढ़ाना है। ठीक है, 1 और 3 हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये दोनों ही कथन सही है। और जो ये यहाँ पे दूसरा कथन दिया है इसकी बात कर लें तो इसकी बात क्या है, देखिए जो 50% है वो राज्य सरकार नहीं देगी बल्कि वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, 50% ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ठीक है, सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो 35 की बात कर रहा है, 35 पूंजी वो वाणिज्य बैंक नहीं बल्कि वो
स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है, SG यानी स्टेट गवर्नमेंट। और फिर बचता है 15%, तो 15% जो है वो कौन देगा, वो देगा वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, इस तरीके से है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। A अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण करना, B प्रगतिशील करारोपण, C आर्थिक सहायता व अनुदान में वृद्धि, D उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कौन सा उपाय नहीं है यहाँ पे जो है आर्थिक सहायता व अनुदान जो है नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर इसका अगला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।